जय हिंद बच्चों। मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12th का एग्जाम जो है वो 5 फरवरी को रखा गया है फिजिक्स के लिए। तो उससे रिलेटेड बिहार बोर्ड ने बहुत पहले ही मॉडल पेपर इशू कर चुका है और हम लोग आज उसी मॉडल पेपर का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखें और प्रैक्टिस करें और देखें कि उसमें से आपसे कितना बन रहा है। और जहां पर है आप, अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करिए। मॉडल पेपर के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा कि मॉडल पेपर जो है ये जैसा एग्जामिनेशन का पेपर आएगा ये उसका एक सैंपल होता है, ना कि ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मॉडल पेपर से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में भिड़ जाते हैं। भिड़ने की कोई बात यहाँ पर बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड नहीं करता है। तो बिल्कुल मॉडल पेपर को प्रिपेयर करके जाने वाले बच्चे सावधान हो जाएं। मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आने के जो चांस हैं, एग्जाम में अब कितने क्वेश्चन आएंगे मॉडल पेपर से, तो वो सिर्फ 2 से 3% क्वेश्चन की उम्मीद की जा सकती है। मतलब एक आध क्वेश्चन इससे आगे तो आगे, अदरवाइज इससे क्वेश्चन रिपीट बहुत कम किए जाएंगे। तो बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं करना है। बट चूंकि मॉडल पेपर है, बोर्ड ने इशू किया है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, पहले देखें पेपर का रूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। तो आपके पेपर पर सबसे पहले लिखा रहेगा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 एनुअल वार्षिक सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स का जो कोड है सब्जेक्ट का वो 117 है। और यहाँ पर आपको दिया गया कि कुल प्रश्न कितने होंगे। तो कुल प्रश्न की बात जहां पर की गई है, तो इसमें देखिएगा कि 70 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन होंगे। 70 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 35 करना होगा। 70 में से कितना करना होगा, 35 करना होगा। और 20 क्वेश्चन में से आपको 10 करना होगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। और 6 में से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मतलब टोटल आपको जो है ये कितना हो जाएगा, 20, 15, 35, 70 मार्क्स का टोटल आपको पेपर है, जिसमें ये 96 क्वेश्चन है। और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो टोटल जो क्वेश्चन जितने हैं उसके मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 140 के आसपास हो जाएगा। बट आपको करना कितना है, 70 करना है। तो इसमें आपको बहुत सारे मौका मिल जाते हैं कि आप जो है इसमें से चुन लीजिए कि आप कौन से टॉपिक को विशेष करके पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 15 चैप्टर है, अब 15 चैप्टर सारा करके जाइएगा तो सारा करके जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें से आपको 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो आप अपने सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। हालांकि मैं बता दूंगा आपको बहुत जल्द कि कौन कौन से चैप्टर्स को विशेष रूप से पढ़ के जाइए, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन के टाइम का जो लोड है वो लोड कम हो जाए। देखिए, पढ़ के तो सब जाना है, रिवीजन विशेष रूप से किस पे ध्यान रखना है मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। लेकिन पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला कहा गया कि ये इंस्ट्रक्शन को हम छोड़ते हैं क्योंकि आप वैसे ही पढ़ सकते हो, तो मैं इसको पढ़ना उचित नहीं समझता हूं। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए, खंड अ सेक्शन ए में दिया है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। 70 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 35 करना है। मैं यहाँ पर 70 के 70 आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट पेशेंस रख करके इसको देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग फिर इसके, अगर डिमांड रहेगा आपका तो सब्जेक्टिव पर भी मैं बात कर लूंगा। अगर उस पर डिमांड नहीं रहा तो सब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। तो जब भी क्वेश्चन का है, आप क्वेश्चन के प्रारूप को समझते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए। कहा गया कि वर्ग है, मान के चलिए कि ये वर्ग हो गया और ये वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। तो जो Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है। मान लेते हैं कि यहां पर आवेश रख दिया Q1, यहां पर रख दिया गया Q2 और यहां पर रख दिया गया Q3, मान लेते हैं हम लोग। तो कहा गया Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है वो बल आपका F12 है, F12 है। और फिर कहा गया कि Q1 और Q3 के बीच लगने वाला जो बल है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, इस बल का मान F13 है। तो F12 अपॉन F13 मतलब इसका और इसका अनुपात जो है वो क्या होगा, रेशियो क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है, इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन 3 एजेस ऑफ ए स्क्वायर इफ द फोर्स in between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then F12 upon F13 will be। देखो बाबू, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट करने से टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो मैं कोई एक हिंदी वाला लैंग्वेज ले लेता हूं और इंग्लिश वाला लैंग्वेज आप साथ ही पेपर आपका है ही, आप वहां पर देख लीजिएगा। ये इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से। तो देखो, मैं ये मान ले रहा हूं कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डिस्टेंस यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि r है। तो ये r है। सपोज करो कि यहां से यहां भी स्क्वायर है, तो सभी साइड्स इसके बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। मैं इसको आपके
पेज पर लेके जाता हूं, मेन वाले पे। सपोज करिए कि यहां पर जो है आपका ये कोई एक स्क्वायर रखा हुआ है, और ये स्क्वायर जो है, एक मिनट, हाँ, ये स्क्वायर रखा हुआ है, और इस स्क्वायर पर, इस स्क्वायर का साइड आप मान लीजिए कि ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, चारों साइड इसके बराबर होंगे। और कहा गया कि यहां पर Q1 रखा है, यहां Q2 रखा है, यहां पर Q3 रख दिया गया है। तो बाबू Q1 और Q3 के बीच का जो फोर्स है ये F12 है, मतलब F12 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर जो है ये वह क्या है बाबू, तो ये अगर ये आर है, ये आर है, तो ये हाइपोटेनस है, विकर्ण है ना, ये एक को लंब मान ले, एक को आधार मान ले। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर √2 इंटू आर हो जाएगा। तो ये वाला जो साइड हो गया, ये साइड क्या हो गया, √2 इंटू आर हो गया। अब यहां पर जो फोर्स निकालेंगे आप F13, तो F13 आप निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, F13 मिल जा रहा है K Q1 Q3 अपॉन √2 आर का स्क्वायर। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन 2r स्क्वायर, है ना। और कहा कि इन दोनों का रेशियो निकाले। देखिए Q1 Q2 और Q3 तीनों बराबर है, ये चार्ज जो है ये सभी सभी बराबर है। हम लोग अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो F12 अपॉन F13 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको रख दीजिए K Q1 Q2, तो Q1 Q2 जब बराबर है तो मैं इसको Q कर सकता हूं, वैसे भी ये सॉल्व मतलब कटने वाला है। और अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। हालांकि इसको क्यू स्क्वायर भी कर सकते थे, बट उतना वो नहीं करना है, इसको आप डिवीजन करेंगे तो पलट जाएगा। तो 2r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, के क्यू। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2/1। क्या दिया है हमारा, तो यहां पर दिया है 2/1 या 2, तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है बी नंबर। ओके, बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है कि एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश कितना हो जाएगा। देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है ये कहा गया Q बराबर एन के पैटर्न पे है, जहां पर आपको एन का वैल्यू दिया गया है और के का वैल्यू पूछ रहा है। कहा गया कि जब हम लोग किसी उदासीन, मतलब कि जिस मेटेलिक स्फीयर है, उस मेटेलिक स्फीयर वो जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल स्फीयर से हमने क्या किया कि 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल लिया है। मतलब इस पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर n का वैल्यू दिया है 10 के पावर 14 हो गया, और e का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ऑप्शन में है नहीं है, कोई बात नहीं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 के पावर -6, मतलब कितना हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम। ये दिया हुआ है 16 माइक्रोकूलम। देखो ए नंबर में है 16 माइक्रोकूलम। अगर यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन दे दिया रहा है तो क्या हो जाता है, -16 माइक्रोकूलम हो जाता है। ये क्या हो गया 16 माइक्रोकूलम। तो आपका सेकंड का भी करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते बाबू। कहा कि समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या है। तो आपको दिया गया ऑप्शन ए नंबर 0, बी 180, सी 90 डिग्री और डी 45 डिग्री। आपको याद होगा मैंने हाल ही के वीडियो में मैंने बताया था कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई समविभवी पृष्ठ है और इस समविभवी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो ये रेखा कितना एंगल बना रही है, ये रेखा जो आपको है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया कि क्यू से आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र के बाहर x दूरी पर विभव कितना होता है। तो विभव देखो बाबू, ये मान लो कि आपका गोला हो गया और कहा कि इसका त्रिज्या r है, और कहा कि इसको हमने क्यू आवेश से आवेशित कर दिया गया है। तो गोले पर आवेश कहां होगा, गोले पर आवेश तो ऊपर ही होगा ना, मतलब इसके रेडियस से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसके रेडियस से, इस अंदर वाले भाग से तो मतलब नहीं है। और कहा कि इससे, इस पार्ट से x डिस्टेंस पर, x दूरी पर कोई एक पॉइंट P है, और यहां पर आपका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। तो जो इसको एक आवेश मान लीजिए आप, ये एक आवेश हो गया, और इस आवेश से इस पर आवेश क्यों होगा, तो इस आवेश से P पॉइंट पर विभव का मान क्या बताया गया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R बताया गया था। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K बोलते हैं, तो यहां पर क्या होगा KQ अपॉन, अच्छा X है ना, तो ये डिस्टेंस X हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा KQ अपॉन X। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू।
अगला क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से एक्सेलरेट किया जाए, त्वरित किया जाए, तो इसके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। एक अल्फा कण है, अल्फा कण पर अल्फा कण जो होता है उस पर चार्ज क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 प्रोटॉन के बराबर होता है चार्ज का वैल्यू जो है। एक अल्फा कण बराबर, मैंने क्या कहा था कि एक अल्फा कण बराबर कितना हो जाएगा, 2e चार्ज होता है। और कहा कि इस पर 200 वोल्ट जो विभवांतर है, हमने 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किस में निकालना है, देखो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो कर देंगे 2e इंटू 200 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सिर्फ वोल्ट में अगर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर नहीं होता कुछ और होता तो फिर कुछ और हम करते, लेकिन यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 5 का सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है कि सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, क्या होगी जब उसका विभव भी हो। तो ये हम लोग तो कंसेप्ट में ही पढ़े थे कि धारिता की संग्रहित ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, संग्रहित ऊर्जा। इसका मतलब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि संचित ऊर्जा जो है, संचित ऊर्जा क्या होती है, यही ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, क्या बताया गया था, हाफ CV स्क्वायर। यहां पर जो है आपका बी नंबर जो है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो 6 वाला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 7 नंबर में चलते हैं। तो 7 नंबर में कहा कि एन एक समान गोलीय बूंद है जो समान विभव V तक आवेशित है। एन संख्या है, एन संख्या के समान गोलीय बूंद है जो समान पोटेंशियल, समान विभव V तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं। नई बूंद का विभव क्या होगा। देखो बाबू, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करके पोटेंशियल को निकालिए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैं एक टेक्निक बता दे रहा हूं। दो बातें हैं, एक बात है आपका, एक बार या तो कह सकता है कि आप विभव बताइए, या फिर कह देगा कि इसकी धारिता बताइए। तो जब धारिता बताएगा, एक टेक्निक को समझ लीजिए, कंसेप्ट समझाने का भी समय हमारे पास, ना समझने का समय आपके पास है, ना समझाने का समय हमारे पास है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में एग्जाम है। तो देखो बाबू, ये विभव अगर कहेगा विभव निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n के पावर 2/3 ले लिया जाता है, ठीक है, वोल्ट इंटू n के पावर 2/3। और अगर धारिता कहेगा तो n के पावर 1/3, n के पावर 1/3। अब यहां पर जो ऑप्शन है आप देखें कि n v तो होगा नहीं भाई, क्योंकि मतलब बहुत सारे मिलेंगे। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, v गुणे n निकाल देंगे कि n भी हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। ये आपका ऑप्शन जो है डी नंबर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां पर क्या, अगर ये कहता कि विभव के जगह पर धारिता की बात कहा होता तो धारिता करे तो यहां पर क्या होता है, v इंटू n के पावर 1/3 होता है। विभव कहा है तो n के पावर 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना दिया गया है ना। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल कितना है। आपको दे दिया है क्या कि विद्युत क्षेत्र दे दिया है और चार्ज दे दिया गया है, और पूछा है कि प्रत्येक प्लेट पर फोर्स निकालिए। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया था आपको F/Q। तो अगर हमको F निकालना है तो क्या हो जाएगा, F निकालना है तो क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा, देखो ये वाला भी आपको कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। देखिए ये जो बल है ना, ये बल क्या है, ये बल दोनों प्लेटों के लिए लग रहा है, लेकिन यहां पर 2 प्लेट हैं और किसी एक प्लेट की जब बात की जाएगी तो औसत बल निकालना होगा, वो हो जाएगा F/2, है ना। एक प्लेट की कहा कि प्रत्येक प्लेट पर, माने एक वाले प्लेट पर कितना बल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, QE/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, है ना, हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं F बराबर QE/2, या पहले QE निकाल लीजिए। QE ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पर, तो चार्ज कहा कि 1 माइक्रोकूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कहा है कि 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है, तो 10 के पावर 5 कर दीजिए। देखो एक माइक्रोकूलम का मतलब क्या है कि 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर 5, तो कितना हो जाएगा ये 10 के पावर -1, मतलब इसको 1/10 कर सकते हैं, है ना। इसको 1/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, और फोर्स है तो न्यूटन,
ये हो जाएगा, बट ये तो टोटल प्लेट पर है ना। अब कहा गया कि इसका आधा एक प्लेट पर कितना हो जाएगा, तो F/2 हो जाएगा, तो 0.1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 इतना न्यूटन। ये ऑप्शन में होना चाहिए यहां पर 0.05 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो है इसमें देखिए, ये तो आपका सीधे कंसेप्ट से दिया गया है। कहा कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले, देखो बिहार बोर्ड में प्रिंट कर रहा है, बिहार वाला सबका वही है, बीपीएससी से लेकर बिहार बोर्ड तक का सब लोले है। मतलब क्वेश्चन भी देखिए सही से टाइप नहीं कर पा रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा, यहां पर भी कैपिटल एम रहता है, ये स्मॉल एम दे दिया है। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास माने करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होता है। तो टाउ का तो वैल्यू आपने देखा ही है क्या होता है बाबू, टाउ का वैल्यू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर यही इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पीई साइन थीटा आता था ना, तो साइन थीटा क्या है, वेक्टर। अब देखो बच्चा यहां पर कंफ्यूज किया, आपको कंफ्यूज कैसे किया है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और टाउ वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। सी और डी में क्या दिया है जब देख लेते हैं, वो भी सी और डी पॉसिबल ही नहीं, तो इसको देखना भी नहीं है, फूटे आंख में नहीं देखना है, इसको देखना है। तो इसमें देखो इस दोनों का मतलब बदल जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आवर्तकाल टाइम पीरियड हमको निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आपका था, फॉर्मूला होता है कहां गया, ये रहा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, और आवर्तकाल मतलब क्या होगा कि ऐसे कोई पेंडुलम है और पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो यहां पर हो जाएगा I मतलब करेंट बटा में M, है ना, MBH ऐसे करके फॉर्मूला है। मतलब वहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र है, ये M क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो अगर देखो ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे बटम है ना, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर क्या कहा गया है कि मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका जो है, बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। कहा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। भाई गामा किरण का होता है क्या, गामा रेज होगा क्या, गामा रेज कभी नहीं होगा, गामा रेज बहुत खतरनाक है, ये नहीं होगा। एक्सरे नहीं, एक्सरे का कहाँ यूज होता है, एक्सरे का यूज होता है कि दिल टूट गया, हड्डी टूट गया, तो स्कैन करके देख ले, कौ टुकड़ा दिल हो गया, कौ टुकड़ा हड्डी हो गया, उसमें हम लोग एक्सरे करते हैं, है ना। पराबैंगनी किरण बिल्कुल नहीं, पराबैंगनी किरण से नहीं भी नहीं होगा। कौन सा होता है, अवरक्त किरण है, इंफ्रारेड रे जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड रे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका उपयोग हम लोग पौधा घर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे कहा गया कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश एच वेक्टर में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग के गति की दिशा क्या होगी। कहा गया कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ई वेक्टर या ई सदिश जो कहते हैं, जो एक्स अक्ष के अनुदिश है, एच वेक्टर में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग के गति की दिशा, मतलब जो नेट उसका होगा। देखो दोनों सदिश है तो इनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी, यही चीज पूछा गया है। तो इसमें आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस के अनुदिश है, और ये एच वेक्टर को क्या बोलते हैं, एच वेक्टर का क्या दिखाता है, एच वेक्टर जो है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाता है, आई थिंक सो। तो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये कहाँ है, ये जेड एक्सिस का है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो
तरंग की गति कहाँ होगी, तरंग कैसा बताया था, तरंग बताया था कि ऐसे होता है, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा, ऐसे करके, मतलब ये ऐसे चलता है तरंग, आपको बताया गया है। तरंग देखो, तरंग कैसे चलता है, तरंग कहीं पर चलेगा तो ऐसे चलेगा। अब मान लो कि एक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एक जेड पे चल रहा है, तीसरा क्या होगा, वाई पे चलेगा। आपको याद होगा कि जब बताया गया था आपको तो ऐसे बताया गया था कि ऐसे चलता है, देखो ऐसे तरंग हो गई, और इसमें एक ऐसे हो गया, और दूसरा क्या बताया गया था, दूसरा आपको बताया गया था एक ऐसे चलता है, तो एक एक्स और एक जेड और एक वाई, यहां पर एक्स और जेड हो गया, और क्या है इसमें वाई अक्ष के अनुदिश, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कि वाई अक्ष के अनुदिश जो है ये तरंग की गति की दिशा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, कहा कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया। अब देखो बाबू, वायरलेस टेलीग्राफी जो है उसको किसने खोजा था, तो उसको मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने, जगदीश चंद्र बसु ने, जगदीश चंद्र बसु ने। तो इसको मैक्सवेल पे भी नहीं जाता है, हर्ट्ज का भी इसमें कोई रोल नहीं है, जगदीश चंद्र भाई का भी कोई रोल नहीं है। यहां पर जो रोल है, ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा मार्कोनी। मार्कोनी ने क्या किया था कि वायरलेस टेलीग्राफी का खोज किया था, जिसमें मतलब तार नहीं होता है, वायरलेस का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने की घटना को तो 8th-10th में पढ़ा था भाई, कि एक माध्यम है और एक माध्यम में जब प्रकाश जाती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे ये हो गया आपका एयर और ये हो गया ग्लास, और इसमें प्रकाश जाएगी, जाने के बाद क्या है, प्रकाश मुड़ गई, तो मुड़ेगी तो इस घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब माध्यम चेंज करके मुड़ती है तो इसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, माध्यम बिना चेंज किए मुड़ जाए तो उसको विवर्तन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो माध्यम यहाँ पर चेंज हो गया है, तो माध्यम चेंज करके प्रकाश किरण मुड़ गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अगला देखिए, ये तो डायरेक्ट हमारे असाइनमेंट से लड़ गया है क्वेश्चन सारा, ये वाला सब। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता है, तो हवा का बुलबुला किस कारण से पानी में चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो ये पूर्ण परावर्तन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अलग इसका, लेकिन ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। कहा गया कि एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1/5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, यहां पर दे दिया है आपको, देखो स्पेस में यहीं पे करता हूं सॉल्व, तो म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है, म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि इसकी फोकस दूरी का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू जो है ये क्या होने वाला है, एफ का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है। ओके, तो इसके लिए आपको बताया गया था, एक फॉर्मूला था 1/f बराबर, हम लोग जब भी फोकस निकालते तो 1/f के पैटर्न पे निकालते हैं, तो 1/f बराबर n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। एक ये फॉर्मूला है आपका। तो देखिए, उभयोत्तल लेंस है, उभयोत्तल का मतलब क्या है कि दो उत्तल लेंस है, मतलब दो उत्तल लेंस है, उभयोत्तल लेंस यही होता है ना। इसके फोकस दूरी कितने हो जाएंगे, एक तो ये वाला जो कर्व बनेगा ये वाला, और एक ये वाला, तो दोनों का अपना अपना फोकस होगा, तो किसी एक R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, दोनों का क्या है, प्रत्येक तल की बोला, प्रत्येक तल की, दोनों के दोनों तल की वक्रता त्रिज्या कितना है 20 है, R1 R2 का 20 हो जाएगा। अब कोई पदार्थ जिससे लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो N1 जो है, N1 क्या हो जाएगा, N1 नॉर्मल मीडियम हो जाएगा, एयर वगैरह हो जाएगा, तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 1.5/1 -1, यहां पर वैल्यू रख दिया हमने। मैं इसको इधर लिख दूं, चलिए यहीं पे कर देता, यहीं इधर लिख देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n2/n1, यही लिखा था ना, n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.5/1 -1, और यहां पर क्या हो जाएगा बाबू
1/20 माइनस एक पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 में से 1 को घटा देंगे, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे हो गया 1 और ये हो गया 1.5 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 1। तो यहां पर क्या होने वाला है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 बटा में 1 हो गया इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/20, तो 2/20 कितना हो जाएगा 2/20 हो गया, यहां पर हो गया 10। तो आपका जो 1/f का वैल्यू है, 1/f का जो वैल्यू है 1/f इज इक्वल टू आपका हो जाता है 0.5/10 और इसको करेंगे f का वैल्यू करेंगे तो इसको पलट जाएगा, तो 10 बटा में 0.5 डेसिमल को हटाएंगे तो 0, 5 से कटाएंगे तो 20, तो फोकस लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हम लोग देखें क्या यहाँ पर हमारा ऑप्शन में है, तो सी नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। देखो बाबू, लेंस अपना बिहेवियर तभी चेंज करेगा किसी मीडियम के साथ जब उस मीडियम का अपवर्तनांक, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, कि लेंस अपन कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मतलब दोनों में से कोई भी, अपना नेचर तभी बदलेगा जब उसका अपवर्तनांक उसके मीडियम के अपवर्तनांक के तुलना में कम हो जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा तो उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक है ये तो दिया हुआ है, ये है, और कहा कि पानी में रख दिया गया है, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक जो है 1/3 के आसपास होता है। पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1/3 का 1.3 के आसपास होता है। तो इस लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.3 1.5 से कम है ना, तो ये लेंस तो बदलेगा नहीं। और ये लेंस कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस जो है ये अभिसारी लेंस होता है, किरण को क्या करता है, पकड़ता है, पकड़ कर धक्के से मोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अभिसारी लेंस अभिसारित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है ना। और तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिसारी का अभिसारी रह जाएगा। अगर कोई ऐसा मीडियम होता जिसका अपवर्तनांक इस लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो जाता तो लेंस अपना गुण बदल करके क्या करता, अपसारी कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहा गया कि तीन लेंस जिनकी फोकस दूरी 20, -30 और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटा के रखा गया है, इसके संयोजन का फोकस दूरी क्या है। तो संयोजन का फोकस दूरी आप कैसे निकालते हो, संयोजन का फोकस दूरी निकालने का तरीका है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो यहां पर बाबू क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका कहां है 20, -30, 60, यहां कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है उसी को रख देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/-30 प्लस 1/60, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/60। इसका निकाल लोगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालने पर क्या होगा बाबू, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया 3 - 2 और प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 - 2 1 1 2/60। तो यहां पर f का वैल्यू क्या हो गया 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर। इसका जो हमने संयोजन किया है तीनों लेंस का, तो उसमें 30 सेंटीमीटर उसका फोकस मिलेगा। ऑप्शन हमारा है 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 18 क्वेश्चन हमने कर लिया, टोटल 70 है बाबू, टिके रहना है, ठीक है ना, टिके रहना है। इसमें कहा कि यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः अभिदृश्यक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो FO का वैल्यू जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नेत्रिका FE का जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा कि इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, आवर्धन क्षमता पूछा है बाबू, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता क्या होने वाला है,
बताइए। तो भाई एफ ओ बटा में एफ ई कर देंगे, एम बराबर क्या बताया गया है, एफ ओ बटा में एफ ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 20/2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल। तो यहां पर जो सी नंबर ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते बाबू। देखो इंग्लिश मीडियम वाले भाई नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है, आप मैच कर लीजिएगा। ज्यादा समय हम लोग पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो दोनों लैंग्वेज में बोलने पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वैसे ही 70 क्वेश्चन है, काफी समय ठीक ठाक लगेगा। कहा कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ कौन सा देख सकती हैं, अनंत पर वस्तु को, दूर स्थित वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट्स एट फार डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स एट नियर डिस्टेंस और नन। कहा किसको किसको साफ देख सकते हैं। देखो बाबू, जो वाला तो आपको याद होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो टेक्निक सीखो। जो दृष्टि दोष दिया होगा, जिस नाम का दृष्टि दोष होगा ना, उसी को साफ देखता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला साफ दिखेगा उसको, दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला साफ दिखेगा उसको। तो यहां पर किसको देख पाएगा, निकट वाले को, वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा, अगर कहे कि साफ नहीं देख सकता है तो दूर स्थित वस्तु को निकट दृष्टि दोष साफ नहीं देख सकता। याद होगा कि ह्यूमन आई था, इसमें किरण जाता था, रेटिना के पहले ही कट जाता था, इसीलिए उसको निकट बोलते थे, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, कहा कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मैंने बताया था बाबू कि हमारा ये आंख हो गया, तो आंख का अगर इधर रेटिना है तो उस पर अगर सामने मान लो कि है, तो इसका उल्टा और वास्तविक बनता है। और फिर ये नर्व जो लगा हुआ है, इस नर्व सिस्टम के थ्रू होकर के मस्तिष्क में पहुंचता है। तो ये ऐसे चल करके समझने के लिए ये हमको क्या देता है, सीधा। मतलब हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा मुंडी नीचे पैर ऊपर हमको दिख रहा है, जनरली जो प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग की वजह से तुम क्या है, सीधा दिखता है। जिसमें मेरा दिमाग खिसक गया तो उल्टा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड दिखता है। अब देखो, कहा गया कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन है। मिनिमम डेविएटेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज रेड, वायलेट, ग्रीन और येलो। लाल, बैगनी, हरा और पीला कौन सा है ना। तो यहां पर देखिएगा कि ये सपोज करिए बाबू प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट हम गुजारते हैं तो सबसे निचवा कौन मिलता है, सबसे निचवा तो बैगनी मिल जाता है। और सबसे ऊपरा कौन मिलता है, तो सबसे ऊपरा हमको रेड मिल जाता है। सबसे निचवा हमको कौन मिलता है, वायलेट, और सबसे ऊपर लाल। तो भाई जो सबसे ऊपर है उसका विचलन कम ना हुआ है, विचलन कम होगा तो क्या होगा, वो ऊपर आएगा। जिसका विचलन जितने ज्यादा होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसमें सबसे न्यूनतम विचलित मतलब मिनिमम डेविएटेड जो है वो कौन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर कहा गया कि कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल किसका न्यूनतम होगा। तो देखो बाबू, किसका न्यूनतम होगा, है ना। तो आप ऐसे समझो, क्या बताया गया था आपको क्रांति कोण के लिए क्या बताया गया था फॉर्मूला। तो यहां पर बताया गया था आपको क्रांति कोण के लिए, क्रांति कोण के लिए साइन इनवर्स करके थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और फिर क्या था, समथिंग बाई अपवर्तनांक था, या इसको न्यू कर दीजिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण क्या होगा, कम होगा। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया आपको। अब इस 4 ऑप्शन में देखो, लाल रंग हो गया, हरा रंग हो गया, पीला रंग हो गया और बैगनी रंग हो गया। इन चारों में से किसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो इसके लिए अगर नहीं याद है, मतलब मैक्सिमम एक एक कलर का याद करना तो पॉसिबल है नहीं, तो ज्यादा किसका है, तो यहां थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वही ना ज्यादा मुड़ेगा। तो अगर हम लोग सपोज करिए कि कहीं पर व्हाइट लाइट को फेंकते हैं तो ज्यादा कौन मुड़ता है, तो ज्यादा मुड़ने का काम किसका है, बैगनी वाले का है। तो भाई बैगनी वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम क्रांति कोण किसका होता है, बैंगनी वाले का होता है। ठीक है, बैगनी वाले का होता है। अब कहा गया कि आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है। कि जब सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में एक बार अपवर्तन होगा तब बनेगा, 2 बार होगा तब बनेगा, या 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो इंद्रधनुष पढ़े थे, उसी टाइम हम सीखे थे कि भाई प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए
सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों से 2 बार अपवर्तन होना जरूरी है और 1 बार आंतरिक परावर्तन होना जरूरी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब कहा कि प्रकाश के गति सिद्धांत के अनुसार, है ना, प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है कलर ऑफ लाइट। देखो आयाम तो करता नहीं है, तरंग दैर्घ्य जो है ना, तरंग दैर्घ्य कलर को डिसाइड करता है ना। तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा, जैसे रेड कलर है तो रेड का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज्यादा फटाक से निकलता है एकदम, है ना। तो रेड वाले का तरंग दैर्घ्य जो है ये प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। अब देखिए आयाम नहीं है और कलर, फेज तो है नहीं भाई, फेज नहीं है। अब दूसरा आवृत्ति भी है, आवृत्ति जो है ये आवृत्ति भी बहुत हद तक कलर का डिटर्मिनेशन करती है ना, कलर जो है उसको डिसाइड करती है। अब यहां पर तरंग दैर्घ्य तो दिया नहीं है, तरंग की चाल दिया, स्पीड ऑफ वेव दिया है, तो ये ऑप्शन आपका यहां पर गलत होगा। अगर तरंग दैर्घ्य दिया होता तो सही हो जाता, लेकिन ये क्या है, तरंग की चाल है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारे पास मात्र एक आवृत्ति है, तो आवृत्ति इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कहा गया कि अज्ञात आकार वाले सुदूर मतलब दूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होगा। वेवफ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ अननोन साइज सिचुएटेड एट डिस्टेंस एट इज अप्रोक्सीमेटली कैसा होने वाला, लगभग कैसा होगा। देखो बाबू, मैंने बताया था, जब तरंगाग्र आपको बताया था तो उस समय कहा था कि सोर्स कोई सा भी हो, मान लो कि टॉर्च है और इस टॉर्च से आप लाइट दे रहे हो, यहां से निकल रहा है, तो जहां निकल रहा है वहां हम मान सकते हैं कि सर्कुलर है। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के बाद इसका तरंगाग्र कैसा बनने वाला है, प्रकाश जब दूर तक जाएगा तो थोड़ी ना वो गोल होकर जाएगा, ऐसे करके वो क्या हो जाएगा, समतल के रूप में हो जाएगा, समतल के रूप में चला जाएगा। तो गोलीय भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, दूर की बात की गई है ना, नजदीक का बात तो हम सोच सकते थे। तो यहां पर हो जाएगा समतल, प्लेन, है ना, प्लेन वेव फ्रंट यहां पर बनेगा। अब देखिए कहा गया कि दो स्रोतों को कला तब तक कहा जाता है यदि जब उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा हो। नहीं, वो कला संबद्ध स्रोत नहीं कहे जाएंगे भाई। कला संबद्ध का मतलब है कि दोनों का फेज जो है क्या है, दोनों का फेज समान चल रहा है, फिक्स है, ना कि उनके फेज में चेंजिंग हो रहा है। तो फेज में अगर चेंजिंग हो रहा होगा, कला अगर बदलेगी बार बार, तो कला के बदलने पर तो दिक्कत है ना भाई। कला के बदलने पर क्या हो जाएगा, कलांतर में परिवर्तन होगा, तो वो कला संबद्ध नहीं होंगे, है ना। कला संबद्ध का मतलब क्या है बाबू, कोहेरेंट सोर्सेज, है ना, कोहेरेंट वाली बात की जा रही है। तो यहां पर कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कलांतर नियत है, बिल्कुल ये सही है, बाकी आगे कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका वो सही है। आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक सीधा ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है, जनरल नहीं होते हैं, प्रायः नहीं होते हैं, हमेशा नहीं कह सकते हैं। अनियमित परिवर्तन वाला तो बात है नहीं। अब देखो कहा गया कि अगला क्वेश्चन है बाबू, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट इज, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, होना चाहिए क्या, होना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर फेज डिफरेंस दोनों के बीच में होगा तो रचनात्मक नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, विनाशात्मक बनेगा, कंस्ट्रक्टिव ना बनकर डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो यहां पर फेज डिफरेंस होना नहीं चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज 0, है ना। आगे बढ़ते हैं, कहा कि फ्रिंज की चौड़ाई, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, इसने कहा कि डिस्टेंस है, किसके बीच का, तो केवल दो काली फ्रिंजों के बीच में, बिल्कुल नहीं, केवल दो चमकीली फ्रिंजों के बीच में, बिल्कुल नहीं, किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच। देखो अगर फ्रिंज की चौड़ाई देखना है तो देखना है कि भाई सीरीज से कौन पड़ रहा है, उसे मतलब नहीं है, डार्क फ्रिंज बने ब्राइट फ्रिंज बने उससे कोई लेना नहीं है। दो सामने के पास पास के दो फ्रिंज होंगे, उन दोनों फ्रिंजों के बीच का हम लोग डिस्टेंस को देख लेंगे, तो किन्हीं दो सीरीज वाली क्रमवर्ती, चाहे काली हो या चमकीली हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ओके बाबू, आगे चलते हैं। कहा गया कि यंग के दिक
द्विस्लिट प्रयोग में या द्विक्षित्र रेखा प्रयोग में रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान कितना नहीं होता है। अगर पूछता कि पथांतर का मान कितना होता है तो फटाफट क्या लगाते, एन लेमडा। नहीं होता है, इसका क्या मतलब है, नहीं होता। देखो बाबू, एन लेमडा हो सकता है। अच्छा, एन क्या है, पूर्णांक, मतलब पूर्णांक है, नंबर है, 1 2 3 हो सकता है। एन प्लस 1 करेंगे तो यही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2n प्लस 1 करेंगे तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। हाँ, लेमडा बाई 2 के रूप में कंस्ट्रक्टिव वाला नहीं होता, रचनात्मक नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब ध्यान रखिएगा, अगर कह दे कि कौन सा होता है तो एन लेमडा लगाएंगे, फिर भी ये सब नहीं लगाएंगे। एन लेमडा नहीं होता है, देख लीजिए कि वैसे पैटर्न पर कोई नहीं है, तो लेमडा बाई 2 वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बाबू, कहा कि फ्रेनल या फ्रेजनल की दूरी जेडएफ का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की, हाँ, फ्रेजनल दूरी जेडएफ का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, मतलब जेडएफ का मान कितना होता है, जेडएफ का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फ्रेजनल डिस्टेंस ऑफ जेडएफ इज दिस। कौन सा होता है इनमें से, है ना, कौन सा होता है। तो देखो बाबू, अब इतना याद रखने का तो समझ नहीं, मतलब कैसे हम करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, टेक्निक है यहाँ पर, मेरे को भी याद नहीं है कितना होता है, तुमको भी नहीं होगा, मतलब मेरे को कंफर्म है। तो दूरी पूछा है ना, दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इस ऑप्शन में आप सही कर सकते हो। प्रकाश किरण की चौड़ाई, चौड़ाई का मात्रा क्या होने वाला है, मीटर मान सकता हूं। लेमडा तरंगदैर्घ्य, मैं इसको मान लेता हूं मीटर। मेरे को ऐसा देखना है कि भाई ऐसा कोई यूनिट हो जिसको डिवाइड करके मीटर में मिल जाए। अगर देखो बाबू, यहां पर भी इसका मात्रक मीटर है, इसका मात्रक मीटर है, तो कट करके कोई यूनिट बचा ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। यहां पर भी सेम है, होगा नहीं। यहां पर भी सेम है भाई, प्रति मीटर का भी होगा क्या, ये मीटर स्क्वायर नीचे हो गया, है ना, मीटर बटा में मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति मीटर दूरी का मात्रक होता है। यहां पर देखो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो यहां पर काट देंगे क्या हो जाएगा, मीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी। ये टेक्निक है, यहां पर याद करने की जरूरत है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेक्निक देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। मीटर कौन सा है, सब आएगा तब कहां गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है, तब तो याद होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड नहीं करेगा, बोर्ड का एग्जाम है, कोई मतलब यूपीएससी एग्जाम नहीं है ना। आगे देखो, आगे कहा किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है। तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, संवेग का संरक्षण सिद्धांत या द्रव्यमान का, ये दोनों तो होने वाला नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बहुत बच्चे लगाए होंगे, नहीं है। किरचॉफ का नियम ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत नहीं है, ये धारा के संरक्षण का सिद्धांत है ना। धारा के मतलब क्या हो गया कि ये आवेशों का संरक्षण सिद्धांत है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं 32 का बी। ओके, कहा कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है बाबू, बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो 33 का ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है कहां किया जाता है, विद्युत वाहक बल मापने में, धारा मापने में, आवेश मापने में या प्रतिरोध। तो आपको पता है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो अज्ञात प्रतिरोध मापने में उसका हम लोग यूज करते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध मापने का तो दिया नहीं है, सिर्फ प्रतिरोध का है, तो बात तो वही हो गया ना, प्रतिरोध मापने में ऑप्शन नंबर सी। रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं। ओके, कहा कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखो न्यूमेरिकल आ गया बाबू, न्यूमेरिकल है। कहा कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ठीक है, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है ना। तो कहा गया कि 1 माइक्रो एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। तो बताइए कि प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है बाबू। तो क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न पे क्लास में करवाया था। क्या क्वेश्चन था, देखिए आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू हो जाता है Q अपॉन टी। करंट इज इक्वल टू आवेश बटा में समय, तो आवेश बटा में समय, इसको हम एनी अपॉन टी कह सकते हैं क्या, एनी अपॉन टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
क्वेश्चन कह रहा है कि धारा का मान दिया है, आई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आवेश का मान आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एन का वैल्यू आपको निकालना है बाबू। तो यहां पर कहा गया कि एन बराबर आपको निकालना होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन ई। मतलब क्या है, आई का वैल्यू कितना दिया था, 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो 1 माइक्रो एम्पियर तो 10 के पावर -6 हो जाएगा, इनटू टाइम क्या है प्रति सेकंड 1 हो जाएगा, अपॉन इसका वैल्यू कितना दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहां पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 19। तो यहां पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 13। क्या पावर देख लूंगा मैं देख लेता हूं पावर कहीं पर है, पावर यहां पर है बाबू, देखो यहां पर पावर है, मेरे को बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पावर हमारा मैच हो रहा है, तो मैंने क्या किया ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। सॉल्व करने का मन करे तो आप वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं, कहा कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है, ये पता है भाई नाइक्रोम होता है ना, नाइक्रोम मटेरियल का हम लोग विद्युत हीटर में यूज करते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कहा कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है बाबू, देखो तो आपको बताया गया था, डेरिवेशन कराया गया था, ER/2 इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी और क्या हो गया भाई रेडियस अपॉन 2, ये हो गया डिस्टेंस हो जाएगा, तो वृत्तीय पथ रेडियस हो जाएगा R/2, ये डेरिवेशन कराया गया है, तो आपका यहाँ पर ए नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कहा किसी सीधे धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों का विक्षेपण होगा। ये क्या क्वेश्चन है भाई, किसी सीधे धारावाही, मैं क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन इसका मिसप्रिंट है, इंग्लिश में देख लेता हूं क्या है, कहा कि एनी स्ट्रेट करंट कमिंग वायर, यहां भी है, चलो ठीक है, करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन विच करंट हाउ परमानेंटली इज इन अपवर्ड डायरेक्शन horizontally projected electrons along the wire will be deflected। ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बाबू, ये लैंग्वेज इसका गड़बड़ा गया है। ठीक है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने सेट किया है मॉडल पेपर में, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन, इससे मतलब ये क्या किया है कि खुद नहीं पता आ रहा है कि पूछ क्या रहा है, बट फिर मैं एक गेस करके आपको बता देता हूं कि इसने क्या पूछा है, मतलब अनुमान क्या है पूछने का। तो इसने कहा है कि कोई एक तार है, ठीक है, उस तार से ऊपर की तरफ अपवार्ड जो है करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि ये तार हो गया, ये आपका तार हो गया है ना, देखो ऐसे करते हैं, मान लेते हैं हम कि हमारा ये तार हो गया, क्वेश्चन इसका मिसप्रिंट है बट फिर भी इस तार से ऊपर की तरफ कोई करंट फ्लो कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है बाबू, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसका गति हो रहा है, नहीं बोला है ना, क्या बोला है कि धारावाही तार को ऊर्ध्वाधर रखा गया, तो करंट उसमें ऊर्ध्वाधर फ्लो कर रहा है और अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कहां विक्षेपण होगा इसका, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा बाबू। देखो अब सीधा सा बात समझो, करंट ऐसे जा रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां बनेगा, इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका, इधर वाला इनवार्ड चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अंदर वाला बनेगा इधर, और इधर क्या बनेगा आउटवर्ड बनेगा, है ना, इधर क्या बनेगा आउटवर्ड बनेगा। तो यहां पर जो है ये बल कैसे लगेगा, बल यहां पर ऐसे लगेगा अंदर की तरफ, ऐसे बल लगेगा। जब आपको बताया गया था ना राइट हैंड रूल, तो कहा कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वैसे तो यहाँ पर इधर तो ऐसे हो रहा है ना, तो इस पर यहां बाहर की तरफ आया, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करेगा बाबू, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, यहां पर भी क्या लगेगा नीचे की तरफ। लेकिन कंडीशन समझिए, ये जो चार्ज की बात की गई है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कहा गया था, वो सब चीजें जो कही गई थी पॉजिटिव के लिए कि फोर्स कहां लगेगा नीचे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ऊपर झटका मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव चार्ज है, चार्ज
अपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज होता तो कहां आता, नीचे आता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो कहां फेंकेगा, इसको ऊपर फेंकेगा। तो यहां पर देखिएगा क्या है ऑप्शन में, दाहिनी ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर। तो ऑप्शन जो है पर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट। अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, उसको फेंक दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक दिया है। कहा गया कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, कैसे, इसके समानांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, इसके समानांतर क्रम में निम्न जोड़कर, या इसके श्रेणी क्रम में निम्न जोड़कर। आपको याद होगा कि हम लोग शंट यूज करते थे गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो शंट हम लोग क्या करते थे, शंट को कैसे जोड़ते थे कि समानांतर क्रम में जोड़ते थे गैल्वेनोमीटर के सर्किट के, और समानांतर क्रम में जोड़ करके उसका प्रतिरोध कितना होता था, तो उसका प्रतिरोध जो है वो कम होता था। क्यों, क्योंकि सर्किट ना गले, मतलब अगर करंट ज्यादा प्रवाह हो तो डिफेक्टेड, मतलब हानि सर्किट को ना पहुंचे, हानि किसको पहुंचे, उस जो एक्सटर्नल हमने दिया है, बाहर से शंट दिया है, उसको पहुंचे। तो यहां भी कहा गया कि एमीटर में कैसे बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे, तो इसके समानांतर क्रम में। गैल्वेनोमीटर में क्या था कि सुरक्षा के लिए, यहां पर क्या है कि शंट जैसा जोड़ना है वोल्ट मीटर को एमीटर बदलने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में लो रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ देंगे, उसके निम्न प्रतिरोध जोड़ देंगे पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर ए मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी होगा। कहा कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गति कहा जाता है धातु के गोले को, तब यह गर्म हो जाता है। बाबू ये तो पता ही होगा तुमको कि धातु का गोला गर्म क्यों होगा, धातु का गोला गर्म क्यों होगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है इसलिए होगा, नहीं होगा। कैसे होगा बाबू बताओ। यहां पर देखो कहा कि भंवर धारा उत्पन्न होती है, आपको पता होगा भंवर धाराएं उत्पन्न होती थी। भंवर धाराओं का उपयोग भट्ठी में भी हम लोग करते थे। क्यों, क्योंकि ये गर्म करती थी, गर्म करती थी। नहीं ठीक, एक मिनट। क्योंकि भंवर धाराएं क्या करती थी, फर्नेस में यूज करते थे, भट्ठी में, वो गर्म करती थी। तो यहाँ पर जो चालक है उस चालक को भी क्या किया जाएगा, उस चालक को भी भंवर धाराएं क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भंवर धारा उत्पन्न होती है इसलिए चालक गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हो गया 41 नंबर। कहा किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाही धारा I के समानुपातिकता में क्या संबंध होता है, प्रोपोर्शनलिटी में इनका क्या रिलेशन है। मैग्नेटिक एनर्जी U एंड करंट फ्लोइंग I एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग इंडक्टर आर रिलेटेड टू प्रोपोर्शनलिटी एज। देखो फॉर्मूला आपको याद होगा, U बराबर क्या होता था, हाफ L I स्क्वायर। अगर इसको कांस्टेंट मान लें तो किसके समानुपाती है, I स्क्वायर के। यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे चलते हैं बाबू। आगे हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। तो कहा गया कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है ना। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए, प्रवाहित कराई जाए, तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होने वाला, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होने वाला है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मैंने इसमें आपको बताया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू, याद करिए, फाई इज इक्वल टू क्या बताया गया था बाबू, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, एल इंटू आई। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे मिली है तो 10 के पावर -3 और इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 10 के पावर -2। इसको अगर ले जाएंगे नीचे तो 1/100 तो 0.01 वेबर, 0.01 कहां है ऑप्शन में, सी नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अभी थक गया यार, लेकिन कोई नहीं, करवाते हैं। कहा गया प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है। अरे भाई ये तो एकदम कंसेप्ट में किया था हमने, कितना बताया गया था, 1/√2, 1/√2 क्या था, मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान
आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन √2 नहीं जो आया था ना। तो ये शिखर मान हो गया, ये आरएमएस मान हो गया, वर्ग माध्यमूल मान हो गया। तो संबंध क्या है इसमें, 1/√2 का है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में देखते हैं एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। प्रतिबाधा मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो एलआर परिपथ की, सपरिपथ नहीं है, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, ये वाला फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये आया था डिफिनेशन के बाद जो हम डिराइव किया था। ये आर स्क्वायर, ये डब्ल्यू नहीं है बाबू, ध्यान रखना, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन जो है सही होता है। आगे चलते हैं। कहा गया कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, क्या है, I इज इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी। तो इसका मूल माध्य वर्ग मान क्या होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, क्या है, I इज इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी। तो मूल माध्य वर्ग मान, आरएमएस मान। तो आई आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, शिखर मान बटा में √2। अभी देखा हमने, ये जो है देखो आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू आपने पढ़ा था, याद होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी के जगह पर ये हो गया साइन हो गया, आई नॉट के जगह पर क्या, शिखर मान के जगह पर 60 हो गया, और आरएमएस निकाला शिखर मान अपॉन √2, तो 60 अपॉन √2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं बाबू। कहा कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला मशीन, यंत्र कौन सा होगा, मशीन। ट्रांसफार्मर होगा, नहीं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में बदलता है, या लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में बदलता है। मतलब उच्च विभव को निम्न विभव में बदलेगा, या निम्न को उच्च में बदलेगा। तो ट्रांसफार्मर तो नहीं होगा। प्लस में प्रेरण कुंडली, ना ये भी नहीं होगा। मोटर नहीं, मोटर क्या करता है, मोटर बिजली से चलता है, और आपका जो वर्क है इंजन चलाता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है। डायनेमो, बिल्कुल, डायनेमो क्या करता है बाबू, डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी से चलेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, है ना। तो डायनेमो इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायनेमो इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। कहा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फेज कोण का मान कितना होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद मतलब क्या है, अनुनाद मतलब आपका हो जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की स्थिति में धारा और मतलब अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात की जा रही है कि उसका संबंध जो है, मतलब फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस शून्य होता है ना। फेज डिफरेंस क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर हो जाएगा 0, है ना। फिर चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 में क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ मतलब ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू, और आभासी मतलब एपरेंट वैल्यू की शक्तियां पीटी, ट्रू का पीटी और एपरेंट का पीए ले लिया है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा। शक्ति गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है, यथार्थ धारा का यथार्थ मान अपॉन आभासी मान। तो पीटी बाई पीए। ए नंबर जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू। तो ए नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, इसी का यथार्थ मान और आभासी मान का अनुपात क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर होता है ना। तो ये पीटी अपॉन पीए हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, देखो यहां पर क्या होता है बाबू, यहां पर एक्चुअली में एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये डब्ल्यू नहीं, ये ओमेगा होता है ना। में शिखर मान का वैल्यू 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है ना। शिखर मान 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। तो t बराबर 1/600 सेकेंड पर तत्कालिक, तात्क्षणिक या तत्कालिक विद्युत वाहक बल क्या है, इंस्टेंटेनियस विद्युत वाहक बल क्या है। तो देखो बाबू, मैं इसको, ये न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल को आपको करवाता हूं। अब बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बताया गया आपको। बताया गया है कि E इज इक्वल टू, ऐसे कहते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है फॉर्मूला। कहा गया कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है बाबू, तो इसका वैल्यू है 60, ठीक है। और यहां पर अच्छा अगर आप इस ओमेगा टी को तोड़िएगा, ओमेगा टी को तोड़िएगा तो यहां पर क्या मिलेगा, साइन ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी दिया, हर्ट्ज में क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 60 साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू 1/600। मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया था उसको रख दिया, समय का वैल्यू 1/600 दिया। आप देख लो एक बार अगर कोई डाउट है तो। टाइम का वैल्यू क्या दिया 1/600 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो दिया है 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज, और ये शिखर मान मतलब इसका वैल्यू जो दिया है 10 वोल्ट, 10 दिया ना, सॉरी मैंने 60 लिख दिया क्या, ये 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, मेरी मिस्टेक है ना, यहाँ पर 10 होगा, ये हो गया बाबू। तो ये क्या हो जाएगा 10 साइन 2 पाई, 2 को कर दे सकते हैं हम यहाँ पे, अच्छा इसको 2 पाई छोड़ दें, और ये क्या हो जाएगा 50 बटा में 600 कर सकते हैं इसको, 50 बटा में इसको 600 कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी को हम लोग जो है कि सॉल्व कर देंगे, है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आप देखिएगा, तो ये यहां से कट जाएगा, क्या कट जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 3, अच्छा ये 0 0 कटा देगा 30 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया 6 बार में, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 साइन और कितना हो गया पाई/6 हो गया, पाई/6 कितना डिग्री हो जाएगा भाई, पाई/6, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, और इसमें 6 से कर दिया तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहां पर हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। मैं आपके समझने लिख रहा हूं, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, मतलब कितना हो गया 5, आंसर हो गया 5 वोल्ट। साइन 30 का वैल्यू क्या होने वाला है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर आंसर में 5 है, यहाँ पर बाबू है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके चलते हैं आगे 50 नंबर पे। कहा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन वाटलेस कंपोनेंट क्या होगा, वाटहीन घटक क्या होगा, वाटहीन घटक क्या होता है भाई। देखो साइन का टर्म आता है, तो साइन वाला में आता है, तो यहां पर देखो तो वाटहीन वाला में क्या हो जाएगा आई साइन थीटा हो जाएगा, है ना, आई साइन फाई है, कलांतर फेज डिफरेंस है फाई, तो यहां पर वाटहीन वाटलेस जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आई साइन फाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। कहा गया कि व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार, आकाश के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन आवृत्ति उपयुक्त होती है, कौन सी आवृत्ति जो है वहां पर व्योम तरंगों के लिए आकाश को पार करके कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए इन सब में से 10 किलोहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 16 मेगाहर्ट्ज और 1000 गीगाहर्ट्ज, इनमें से कौन सी आवृत्ति ज्यादा यूजफुल रहेगी, उपयुक्त होगी। तो उपयुक्त जो है वो हो जाती है आपका 10 मेगाहर्ट्ज वाली, 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, व्योम तरंगों को कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने में मदद करेगी। आगे चलते हैं, कहा कि यूएचएफ परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। तो यूएचएफ का मतलब जैसे मान लो कि आपका कोई भी आवृत्ति है, किसी का प्रसारण करना होगा तो वो व्योम तरंगें करेंगी, व्योम तरंगों के कारण क्या होता है प्रसारण होता है, जो भी आप देखते हो टीवी वगैरह उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, कहा कि दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन, वर्क फंक्शन बताया था मैंने, न्यूनतम होता है। बाबू तांबा का तो कार्यफलन ठीक ठाक होता है, बेरियम का भी होता है, लोहा का भी होता है, किसका नहीं होता है, सोडियम का कम होता है, बहुत कम होता है सोडियम का, क्योंकि सोडियम धातु होने के मतलब सोडियम जो है ये तांबा चांदी और सब मेटल्स की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कहा कि प्लैंक कांस्टेंट की बीमा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की बीमा, तो बीमा एक तो देखो बाबू फॉर्मूला से निकाल लोगे, है ना, दूसरा चीज यूनिट से निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे कि जूल पर सेकंड क्या है, इसका यूनिट है प्लैंक कांस्टेंट का, तो जूल पर सेकंड है, तो जूल किसका कार्य का है, तो कार्य का क्या हो जाएगा ml2 t के पावर -2, और ये सेकंड है तो क्या हो जाएगा t के पावर
हाँ mlt क्या होता है, जूल पर सेकंड मेरे को निकालना है, 1 मिनट मैं निकाल देता हूं। तो क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअली में होने वाला जो होगा वो होगा ml2 t के पावर -1। तो आप जूल सेकंड होता है, सॉरी जूल पर सेकंड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml t के पावर -2 हो गया, और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, टाइम के लिए t हो गया, तो ये क्या बन गया, ml2 होता है ml2 t के पावर -1। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये डायमेंशन आप यूनिट के मदद से भी निकाल सकते हो। एक जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, एक एक सूत्र को रखे और वहां पर हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका सीखे, तो वो 11th के शुरुआत में अच्छा लगता है। आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, या सपोज करिए कि आपको ऑब्जेक्टिव आ गया, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय या मैक्सिमम 1.5-2 मिनट का समय ले सकते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में तो वो भी नहीं। तो यहाँ पर आप यूनिट की मदद से क्या कर सकते हो, फटाफट निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट किसका है और उसका बीमा क्या होता है। कुछ कुछ क्वांटिटीज का आपको डायमेंशन या बीमा याद होगा, तभी आप क्या कर पाओगे। जैसे मेरे को कार्य का बीमा याद था, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो कार्य का याद था ml2 t के पावर -2। अब ये कार्य का निकालना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत है ना। आगे चलते हैं बाबू। आगे हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है ना। हाइड्रोजन परमाणु में के बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो है काइनेटिक एनर्जी और जो परमाणु है, परमाणु की पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसमें ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात है, वो अनुपात कितना होगा। तो अनुपात जो है बाबू इसका, चूंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, इसका कम होगा, परमाणु इससे ज्यादा होगा। इसका आता है -1/2, निगेटिव होता है तो -1/2। ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है। कौन, किसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रकृति का गुण नहीं है। एक्स-रेज के पास है, बिल्कुल एक्स-रेज के पास है भाई, एक्स-रेज के पास है। प्रकाश किरण इसके पास भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है किरण। गामा इसके पास भी है, किसके पास नहीं है, बीटा के पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीटा रेज। बीटा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर से अलग होते हैं। बाकी ये सारी किरणें जो दी गई हैं, ये सभी विद्युत चुंबकीय नेचर की हैं। आगे चलते हैं। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा सोचो। कहा कि दो नाभिक मिल रहा है और इन दोनों नाभिक के मिलने से एक नाभिक बन रहा है, और इसके साथ हाईली ऊर्जा, मतलब या ऊर्जा रिलीज हो रहा है। ऐसा घटना कहाँ सुनते हो। ऐसा घटना मैंने आपको बताया था कि सूर्य में होता है। तो सूर्य में नाभिक की कौन सी घटना होती है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाता है, और वहां पर क्या होता है, फिर आपका हाई एनर्जी रिलीज होता है, जो ऊर्जा हमको मिलती है। ठीक है, तो जहां पर भी नाभिक के मिलने से, दो नाभिक के मिलने से एक नाभिक बनता हो और ऊर्जा रिलीज होता हो, वो नाभिकीय संलयन है। और एक नाभिक जब टूट करके और दो नाभिक बना देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, फ्यूजन विखंडन रहता है। कहा कि अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। देखिए, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन, संयोजन माने मिलना और नाभिक के गठन में निर्माण होना और ऊर्जा का रिहाई माने छोड़ देना, क्या कहलाता है। तो वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया है। तो संलयन कहलाता है भैया, फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में सही संबंध क्या होगा, m बराबर ई ना, 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 आइंस्टीन भैया बताया था E बराबर mc²। तो सी नंबर जो है क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में संबंध हो जाएगा। कि किसी भी द्रव्यमान को प्रकाश के चाल से फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा, है ना। तुमको भी उठा के फेंक दे प्रकाश की चाल से, तो तुम भी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाओगे। अब देखो, कहा गया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु, हाफ लाइफ 1000 वर्ष है, तो कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा। कितने समय के बाद रह जाएगा। अब देखो बाबू, क्या है फॉर्मूला, इसका क्या होता है, फॉर्मूला है इसका n बराबर n0 1/2 के पावर में n। अब यहां पर देखो, ये क्या कहता है, यहां पर होना चाहिए वैसे तो कि n0 इंटू 1/18 है ना, 1/,
18 है, और कहा गया कि इसका अर्ध आयु जो है 1000 साल का अर्ध आयु जो है इसका होता है। तो मैं n का वैल्यू मान लेते हैं, n को 1000 हम मान लिए, मतलब वैसे तो ये क्या हो जाएगा 1.18 के पावर में n। तो बाबू ये कैसे होगा, मान लो ये बराबर 1000 है, क्वेश्चन गलत है। 10 के पावर अगर हम 3 करते हैं, इन नॉट को हम छोड़ दें, अगर ये 1/8 होता ना, मतलब मैं इसको अगर एक बार कहूं तो ये 1 के पावर 8 होता तो 2 2 2 करके आता, मतलब 3 पावर आ जाता, n आ जाता, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में 1/18 दिया है, तो 1/18 जो है वो क्या है, गलत है, 1/18 नहीं होगा। क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने जो सेट किया है, क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर जो 1/8 होता तो फिर हम लोग का पावर क्या हो जाता, 3 हो जाता, और 1000 में 3 से गुणा करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, 3000 वर्ष हमारा आंसर आ जाता, अगर यहाँ 1/8 होता तो क्वेश्चन गलत है, तो इस पर कोई डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ 1/8 और 3000 वर्ष हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू। इंग्लिश में भी देखें तो इंग्लिश में भी वही है, मतलब सही कहीं भी दिया होता तो मार्क्स ले लेते, कहीं सही नहीं दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं भाई, बहुत मजाक वाला क्वेश्चन है। कहा गया कि इस परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये जो संख्या नीचे देख रहे हो 38, आपको इसको देखने का आवश्यकता है। ये देखना, ये क्या दिखाता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिखाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका 38 हो गया। अब देख लो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पहले 38 किस में है, इसमें नहीं है, नहीं होगा, इसमें नहीं है, नहीं होगा, दो ऑप्शन पे कैंसिल, दो बचा 38 और 38। अब देखो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो लास्ट वाला 38 है, ये दिख रहा है, ये है, ये नहीं है, हटाओ इसको, ये सही करेक्ट आंसर। अब अगर तुम चाहो न्यूट्रॉन निकालना तो इसमें से वेट में से ये माइनस कर दो एटॉमिक नंबर, तो 88 में 37 करोगे तो क्या हो जाएगा 50, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो प्रोटॉन का संख्या देख लो, इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या देख लो, सेम होना चाहिए, वो ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर। कहा कि पीएन जंक्शन में क्या होता है, पीएन जंक्शन में क्या होता है, दो अर्धचालक जंक्शन होते हैं, दो धातु जंक्शन, धातु कहां से हो जाता है, दो धातु अर्धचालक ना, दो अर्धचालक होते हैं बाबू, एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक, एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक, दोनों के मिलने से क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। तो यहां पर क्या हो गया, दो अर्धचालक, 62 का ए नंबर हो गया, ठीक है। अब कहा गया कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है। प्रत्यावर्ती विभव लगाइएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाइएगा, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाने के बाद जो क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाने के बाद जो डायरेक्ट करंट, दिश धारा होना चाहिए, यहाँ पे प्रत्यक्ष धारा लिखा है, डायरेक्ट करंट जो जनरेट करता है, डीसी जनरेट करता है। तो आपको याद होगा कि एसी से डीसी कौन जनरेट करता था, सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहां पर दिया गया था रेक्टिफायर, पूर्ण हाफ बताया गया था, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में कहते हैं दो डायोड लगते हैं तो क्या करेंगे, प्योरली डीसी बना देंगे, और हाफ वेव में एक डायोड लगता है तो हो सकता है कभी कभी वो झटका मार दे आपको बीच बीच में, क्योंकि पूरी तरह डीसी नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृष्टकारी इज द करेक्ट आंसर, रेक्टिफायर, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा कि यदि एक फुल वेव रेक्टिफायर में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम या निर्गत आवृत्ति क्या होगी। कहा गया कि अगर कोई फुल तरंग रेक्टिफायर है तो फुल तरंग रेक्टिफायर में अगर आप क्या करते हैं कि 50 हर्ट्ज का इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है, फुल है बाबू, तो फुल तरंग क्या करेगा, 2 गुना देगा ना, दो मतलब डबल उसको वो करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 50 गुना 100 हर्ट्ज, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। कहा कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, इनमें से कोई नहीं है बाबू, है ना, इनमें से कोई नहीं है। इसमें प्लस के ऊपर बार होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी ये होता है, ए प्लस बी का बार तब क्या होता है वाई, तो ये होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। हाँ अगर कोई भी इसमें प्लस कर दिया जाए, अगर मान लीजिए कि बार है, वेक्टर कहां से बार है, अगर प्लस कर दिया जाए तो ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है ना। तो ये मिसप्रिंट ही है बोर्ड का, क्योंकि 2 सेमी दे दिया है तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उसका क्या है, इंग्लिश में भी वही सेम ऑप्शन है। कहा कि
द्विआधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल क्या होगा। अब देखो जनरली क्या पूछता है कि ऐसा आपको दे देगा और कहेगा कि क्या ये मतलब संख्या क्या है, लेकिन आपसे नहीं कहा कि ये द्विआधारी है, ये द्विआधारी है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना होने वाला है। तो हमारे पास क्या है बाबू, हमारे पास तरीका है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, है ना, मैं बता देता हूँ 0110। तो यहां पर मैं आ जाता हूं 0110, एक ये दिया है और फिर क्या दिया है, फिर आपको दे दिया है 0101, फिर दे दिया आपको 0101। आपको क्या पता है द्विआधारी का मतलब क्या है कि बेस में 2 हो, मतलब हमने क्या किया 1 इंटू 2, 2 हो गया, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, क्या गए 4 तक है, 4 तक ले गए। 0 मतलब इसको नहीं लेना है, 1 इसको लेना है, 1 इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। 4 2 कितना हो गया 6। यहां पर रहते हैं सेम चीज 1 इंटू 2 4 8, 1 इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, मतलब ये भी क्या हो गया 4 2 6। यहां पर क्या हो गया बाबू, दोनों का जोड़ दिए तो क्या मिल गया हमको 12 मिल गया। अब 12 का हम करते हैं द्विआधारी में तो कर देंगे 1 इंटू 2, 2 2 दुना के 4, 4 दुना के 8। अब 16 पर तो जा नहीं सकते क्योंकि 16 क्या होगा 12 ज्यादा हो जाएगा। अब किसको लें तो 12 हो जाएगा, 8 और 4 इसको लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको क्या लेंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप 0 ले सकते हो, इसको 0 ले सकते हो, या फिर देखे तो और किसी को जोड़ने पर होगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा जोड़ने के बाद द्विआधारी। तो यहाँ पर देखें है कोई ऑप्शन में 1 1 0 0 नहीं है, याद करो यार 1 1 0 0 नहीं है, 0 1 1 0 है ना, 0 1 1 0 ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 ठीक लिया है, 0 1 0 1। यहां पर हमारा ये है 1 1 8 4 12 ठीक तो है, 1 1 0 0 1 1 0 0, इसमें ऑप्शन कैसे नहीं दिया है। ऑप्शन आपका जो है यहां पर कौन सा है 1 1 0 0, ऑप्शन तो आपका इसमें नहीं दे रहा है। द्विआधारी संख्या का योगफल ठीक तुमने निकाला है यहाँ पे 0 1 0 1, और यहाँ पर क्या हो गया आपको 0 1 1 0 ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये, इसको अगर 0 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये है ना। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ 8 4 8 लिया हमने, एक गुना ये हो गया 2 2 दुना 4 4 दुना 8, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। यहाँ पर देख लें हम एक बार देख के तब उसको सही गलत करेंगे। ये हो गया मान लीजिए कि 1 दुना 2 2 दुना 4 4 दुना 8, तो एक इसमें हो गया 0 वाले को नहीं लेना है, 1 वाले को लेना है, 1 वाले को लेना है, 4 और 2 ले लिया, इसको नहीं लेना है, 4 2 6 हो गया ठीक है। यहाँ पर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दुना के 4, इसको नहीं लेना, अच्छा 4 और 1 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 5 होगा ना बाबू, ये मेरा मिस्टेक है, यहाँ 5 होगा ठीक है, 5 होगा। तो फिर देखिए अब 5 होगा तो हमको इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 6 और 5 क्या हो गया 11 हो गया ना, 11 हो गया, तो 8 2 10, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 8 लिया 2 10 और 1 11, तो 1 ये 11 हो गया। यहाँ पर मेरे से जोड़ने में गलत हो गया था, तो ये 11 हो गया, तो 8 हो गया है ना, तो 8 आपका क्या हो गया लेना पड़ेगा 8 2 10 1 11, तो इसको ले लिए, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी, तो 1 0 1 1 ये दिया है ऑप्शन में 1 0, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है बाबू करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं उसके लिए कि थोड़ा सा मतलब हो गया जोड़ने में मिस्टेक। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकन एम वेक्टर के बीच में क्या संबंध है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर चुंबकन एम वेक्टर के बीच में संबंध ये नहीं है, ये भी नहीं है, म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर होता है जो किसी में नहीं है। हाँ अगर यहां पर हम प्लस कर दें तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, चुंबकीय नमन का मान शून्य कहां पर होता है। चुंबकीय नमन मैग्नेटिक डिप इज जीरो एट विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर। इक्वेटर तो यहां पर दिया नहीं है कहीं पर, अक्ष पर, ध्रुव पर। चुंबकीय अक्ष देखो बाबू अर्थ है,
ये मान लो कि आपका अर्थ है। तो मैग्नेटिक एक्सिस होता कहाँ है? मैग्नेटिक एक्सिस तो आपका मान लें एक्सिस चुंबकीय अक्ष की हम बात करें तो पृथ्वी का अक्ष तो ऐसे है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक अक्ष भी जो है कुछ इसी आसपास में होगा। यहाँ जीरो नहीं होगा, जीरो कहाँ हो सकता है? यहाँ पर डीप का मान जीरो होगा। तो ये क्या हो गया? इक्वेटर। तो इसको हम अगर काट दें, विषुवत रेखा कर दें, विषुवत रेखा कह दें, या इसको हम चुंबकीय विभाजक कह देंगे, वो भी कह सकते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल सीधा मान लें तो चुंबकीय मध्य रेखा बोल सकते हैं, इसको मेरिडियन बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तब वो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अक्ष नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया गया है। विषुवत रेखा अगर रहेगा या चुंबकीय विभाजक रहेगा तो वहां पर ये आंसर जो आपका सही हो जाता है। कुछ गलतियां हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सेट करने में, बट मॉडल पेपर है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में द्विध्रुव आघूर्ण m के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? -mb। -mb कहाँ है? यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू अस्थायी संतुलन में आपका ये आ जाएगा। 69 नंबर है। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की जो दिशा है, वो दिशा क्या होगी? तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। तो देखिए मॉडल पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाता है इसका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आप बताइएगा कमेंट में, अगर कहिएगा डिस्कशन की आवश्यकता होगी तो मैं ये भी कर दूंगा, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग तो अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है जो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो बाबू आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो वही बात है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलते हैं, जय हिंद।